हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 12th रसायन विज्ञान से रिलेटेड पूरी एनसीईआरटी। ध्यान से देखिए दोस्तों, पूरी एनसीईआरटी किताब के मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये समझ लीजिए ध्यान से, पूरी एनसीईआरटी किताब के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मात्र 45 प्रश्न, ध्यान रखना, मात्र 45 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। ये समझ लीजिए ध्यान से कि आपके लिए मैं हर तरीके से ढूंढ करके जो भी आपके पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ दोस्तों। ठीक, अब समय बहुत कम बचा हुआ है। अब आपको पूरे सिलेबस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप भी समझदार होंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ इन 45 क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। आपके केमिस्ट्री की टेंशन एकदम से ख़त्म होने वाली दोस्तों। ठीक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए। तो अगर आप 70 में 70 का सपना देख रहे हैं तो फिर एक बात याद रखना है कि आपको इन 45 क्वेश्चंस को किसी न किसी तरीके से तैयार करना ही करना पड़ेगा। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही परफेक्ट हैं। इनके बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है दोस्तों। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, आपके 70 में 70 का सपना जो है वो पूरा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बस ईमानदारी के साथ में इन क्वेश्चंस को तैयार जरूर कर लिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। देखिए जरा ध्यान से। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि आप परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर समझना आ रहा है क्या कि परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि परासरण दाब एक अणुसंघ गुणधर्म है। ठीक है, आपको यहाँ पर परासरण दाब के बारे में पूछा गया है। ठीक, और कह रहा है कि परासरण दाब एक अणुसंघ गुणधर्म है, इसको आप कैसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो आपको अणुसंघ गुणधर्म 4 बढ़ाए जा चुके होंगे। ठीक है, आपको पढ़ाए गए होंगे मान लो। जैसे हमारा पहला क्या था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ठीक, ऐसे 4 अणुसंघ गुणधर्म होते हैं। ठीक, अब आपसे ये पूछा गया है कि आप कैसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक, इस बात को आप कैसे बताएंगे कि परासरण दाब भी एक अणुसंघ गुणधर्म है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जलीय विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख कीजिए। जरा ध्यान रखिए, किसकी कह रहा है, जलीय विलयन की सांद्रता की किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख करने के लिए आपसे बोला गया। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए जलीय विलयन की 4 विधियाँ। ठीक है, जैसे हमने जैसे मोलरता हो गया, नॉर्मलता हो गया, फॉर्मलता हो गया। ठीक है, मोल अंश बोल सकते हो। तो ये सब क्या है आपके पास में, जलीय विलयन के ही सांद्रता को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इन चारों डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन क्या है। ठीक है, राउल्ट का वाष्प दाब, यानी जो राउल्ट के आपने नियम मिले होंगे, ठीक, उनमें से आपका जो वाष्प दाब का अवनमन है वो आपसे पूछा गया है। कह रहा है राउल्ट के नियम की सीमाएं भी बताइए। ठीक, कह रहा है राउल्ट के नियम की सीमाएं बताइए। ठीक, और आपको पता है कि हमारे पास में विलयन 2 प्रकार से बताए गए होंगे आपको, अगर आपने ध्यान दिया होगा। एक आदर्श विलयन होता है और एक अनादर्श विलयन होता है। ठीक, आदर्श विलयन में ही आपको ये 2 प्रकार के पढ़ाए जाते हैं, अनादर्श विलयन में आपको 2 प्रकार से पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, एक धनात्मक विचलन वाले और एक ऋणात्मक विचलन वाले। ठीक, तो इसलिए आपको वो वाले दोनों पार्ट याद कर लें। देखो आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन बहुत कम पूछा जाता है, समझ में आ रहा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है कि धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन क्या है राउल्ट के अनुसार। ठीक, तो आपको वो दोनों विलयन तैयार कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, जिसमें आपको प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की एक छड़ दी जाती थी, जिसमें प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई होती है ना, तो ये वो वाला क्वेश्चन है आपका, और इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध क्या है। अब देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो आपको अगर पता हो थोड़ा सा कि हमें कुछ फिक्स मान दिए जाते हैं जिसमें हमें इलेक्ट्रोड विभव को बताना पड़ता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या अंतर है, तो आपको नेंसर्ट का समीकरण याद होगा शायद में। ठीक, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का 2.303। ठीक, ये वाला अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको वही फॉर्मूला लिख देना है, नेंसर्ट का समीकरण वाला। उसमें ही आपको इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में क्या बताया गया है, संबंध बताया गया है। ठीक, अब कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। कह रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी के का मान आपको पूछा गया है। ठीक, कह रहा है तथा मात्रक बता दीजिए। ठीक है, आपको मात्रक बता देना है। मात्रक में आपको एक चीज़ और याद होनी चाहिए कि मात्रक इसका कैसे लिखा जाता है, मोल
फिर आप क्या करते थे, लीटर इनवर्स की होल पावर 1 माइनस एन इंटू में क्या करते थे, सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि एन की जगह पे आपको कितना रख देना है, 0 रख देना, तो आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी और जो भी निकल करके आएगा वो आपका मात्रक बन जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा, कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी आपको यहाँ पर भी शून्य कोटि पूछी गई थी पीछे, अब यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, ये अभी पिछले बार यानी जो अभी एग्जाम हुआ था ना, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझ लेना ध्यान से। ठीक, तो इंपॉर्टेंट तो है ही है। उसके बाद कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि तथा अभिक्रिया की आणविकता में अंतर लिखिए। ठीक, मतलब अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर। ठीक, 3-3 4-4 पॉइंट आपको बना करके लिख देने, तो वो आपका जो है पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, कह रहा सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि का अर्ध आयुकाल अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, अब आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला अगर याद हो तो कुछ इस तरीके से बताया जाता है कि टी, इधर देखिए जरा, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन में के। ठीक, ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको कहीं सांद्रता दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही। ठीक, तो आपको यहाँ पर ये डेरिवेशन समझाना है। ठीक, यहाँ पर सांद्रता है कैसे नहीं। ठीक है, इस तरीके से समझना है आपको। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, कह रहा संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। समझ में आ रहा है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लीजिए। ठीक, तथा उनके सामान्य गुण भी लिखिए। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अब कह रहा लैंथेनाइड क्या है। ठीक, जो आपको यहाँ पर 2 श्रेणी पढ़ाई जाती हैं, लांथनम से निकलने के बाद या एक्टिनियम से निकलने के बाद में लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी, जिसे आप एफ ब्लॉक के तत्व कहते हो। ठीक, तो उनमें से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, लैंथेनाइड क्या है, इनके नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर आकार में कमी क्यों आती है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी समझाइए। ठीक, ये बड़ा थोड़ा क्वेश्चन है आपका जो है वो, लेकिन आपको तैयार जरूर कर लेना है ध्यान से ही। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपसह संयोजन यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत समझाइए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। ठीक, यानी उपसह संयोजन यौगिकों में जो आपको क्या कह रहा है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, कौन सा, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत समझाइए तथा इसकी सीमाओं को भी लिखिए। ठीक, उसके बाद कह रहा है आयनन समावयवता, आपको समावयवता जरूर तैयार करके जानी है। ठीक, आयनन समावयवता तथा ध्रुवण समावयवता, अगर आपका इसमें डेफिनेशन नहीं पूछी गई तो फिर 100% के एग्जाम्पल जरूर दिया जाएगा आपको। ठीक, इसलिए आपको ये समावयवता तो जरूर तैयार करके जानी है। ठीक, उसके बाद कह रहा है संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। संयोजकता आबंध सिद्धांत तथा इसकी अवधारणाएं लिखिए। ठीक है, देखिए जरा हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम समझाइए। ठीक, यानी फैराडे ने हमें कितने 2 नियम दिए थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, तो उनको भी आपको अच्छे से याद करके जाना है। कह रहा कोलराउस का नियम, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। ठीक, कोलराउस का नियम। ठीक, उसके अनुप्रयोग सहित लिखिए, मतलब एक आध एग्जाम्पल भी आपको लिखने पड़ेंगे इसके। उसके बाद कह रहा विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण और 2 उपयोग भी लिखिए। ठीक, इसको ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, तो ये ध्यान में रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिगेंड किसे कहते हैं, संयोजकता के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण। ठीक, लिगेंड हमारे जो है 2 प्रकार से वर्गीकरण में कर जाते हैं, एक तो आवेश के आधार पर और दूसरे संयोजकता के आधार पर। ठीक है, तो आवेश के आधार पर बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना कि संयोजकता के आधार पर आपको वर्गीकरण तैयार करके ले जाना है। ठीक, उसके बाद आपसे कह रहा है कि उपसह संयोजन यौगिकों का बर्नर सिद्धांत। ठीक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बर्नर सिद्धांत। आगे कह रहा है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, इसको डाल लो जल्दी से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, क्योंकि ये बहुत बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। हैलोजनीकरण की अभिक्रिया, सल्फोनीकरण की अभिक्रिया और नाइट्रीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाना आपको। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि SN1 तथा SN2 अभिक्रियाएं क्या हैं। ठीक, ये पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, SN1 तथा SN2 अभिक्रियाएं। ठीक है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा जा करके। ठीक, अब इसमें देखिए जरा आंसर कि मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक या मोलर अवनमन स्थिरांक, ये चारों डेफिनेशन बिल्कुल एक जैसी हैं। ठीक, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है, आप इनको बहुत अच्छी तरीके से याद करके जाना। मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% आपका चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख लीजिए। चलिए जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हमारा कि विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। ठीक, इसमें देखो तीनों चालकताएं किसी एक ही क्वेश्चन में जोड़ के रख दी मैंने ना। अब आपको लग रहा होगा भैया क्वेश्चन कितने ज़्यादा बना दिया आपने। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कठिन डेफिनेशन नहीं है इनकी, इतनी सी ईजी डेफिनेशन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आराम से तुरंत याद हो जाती है, बहुत कष्ट की बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसलिए आपको ये तीनों के तीनों जो है डेफिनेशन जरूर तैयार करके ले जानी। कह रहा है जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है किंतु कॉपर से
ठीक कॉपर नहीं करता है, कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक, इस कारण के स्पष्ट के लिए आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी बस पढ़ लेनी है। जो भी पिछले क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिला था ना, बस वही क्वेश्चन कर लेना, उसी से आपको इसका आंसर मिल जाता है तुरंत। ठीक, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं ये वाले। आगे देखिए, कह रहा है नेंसर्ट का समीकरण लिखिए तथा इससे संबंधित संकेत को समझाइए। इसमें आपको नेंसर्ट का ही समीकरण लिख देना है। ठीक, उसमें जो आपके पास में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, ई सेल ये क्या होता है, ई नॉट सेल इसमें आता है, ये क्या होता है, आर नॉट आता है, आर टी आता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, तो आपको ये सारी बातें बतानी है। ठीक है, संकेत कह रहा है, इसके संकेत भी हमें समझा दीजिए। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या कि ईंधन सेल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। किस सेल पर? ईंधन सेल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक, यानी ईंधन सेल आपको बना करके दिखानी है। उसके बाद में जो है उसमें थोड़े से जो बनाने का तरीका है वो बता देना है। ठीक, उसके बाद कह रहा है आपसे क्या कि संक्रमण तत्वों और लैंथेनाइड तत्वों के गुणों में समानता एवं भिन्नता। ठीक, जल्दी से बना लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, संक्रमण तत्वों तथा लैंथेनाइड तत्वों के गुणों में समानता एवं भिन्नता स्पष्ट कीजिए। ठीक, पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण, पिछले साल का क्वेश्चन है, अपने हिसाब से समझ लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की निर्माण विधि। अब कह रहा है DDT को, इसको डाल लो, वेरी 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 जितना भी आप लगा सको उतना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, फ्रेयॉन का निर्माण तथा इसके दो उपयोग लिखिए। ठीक, फ्रेयॉन कैसे बनाया जाता है और इसके दो उपयोग आपको बता देने हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो 33 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है फिनॉल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है? अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्यों, ये आपसे कारण इसका पूछा गया है। ल्यूकास परीक्षण। ठीक, इसको भी बना लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, ल्यूकास परीक्षण क्या है, यह किस प्रकार यौगिकों की पहचान करने में उपयोगी है। ठीक, मतलब ल्यूकास परीक्षण किसे कहते हैं और ये किस प्रकार, देखो ल्यूकास परीक्षण जो है वो अल्कोहल के लिए जो है पहचान करता है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। ठीक है, तो इससे जो आपको पहचान किस प्रकार से पहचान करेगा, कब पता चलता है कि 1 डिग्री, कब पता चलता है 2 डिग्री, कब पता चलेगा कि 3 डिग्री है। ठीक, तो ये आपको सारी बातें बतानी है। उसके बाद देखो जरा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये इस वाले ग्रुप में जितने भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे चाहिए, 34 नंबर और 35 नंबर और ये 36 नंबर। ठीक, इन तीनों को पढ़ लेना। मैं 100% फिर से आपसे बता रहा हूँ, 100% गारंटी है कि आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा इन तीनों क्वेश्चन में। ठीक, कौन कौन से? ल्यूकास परीक्षण क्या है, फेलिंग विलयन तथा टॉलन अपकर्मक किसे कहते हैं और मॉलिस परीक्षण क्या है। ठीक, इन चारों को जरूर अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। ठीक, एक ये और एक ये। ठीक, ये और ये और एक ये और यहाँ पे ल्यूकास परीक्षण। ठीक, बस ये चारों पढ़ लेना। 100% मैं कह रहा हूँ आपसे कि एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इन चारों में से कोई ना कोई पूछा ना जाए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? तो आपको इनको बहुत अच्छी तरीके से रट लेना है। आगे देखिए। ठीक, अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है मेथनॉल के निर्माण की विस्तार विधि। ठीक, इसको भी अच्छा क्वेश्चन मान करके आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, मेथनॉल के निर्माण की विस्तार विधि तथा मेथनॉल से एथनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, ये आया था इसी बार। ठीक, एथिल अल्कोहल बनाने की किन्हीं दो विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए, कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, प्राथमिक अल्कोहल से द्वितीयक अल्कोहल। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है, कैसे प्राप्त करेंगे प्राथमिक अल्कोहल से द्वितीयक अल्कोहल। ठीक, द्वितीय लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप द्वितीयक कर लीजिएगा। आगे कह रहा है कि उन एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक एमीन तथा द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन के उदाहरण लिखिए। ठीक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, हमारे पास में कह रहा है रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए। इसको बना लो जल्दी से, इम्पोर्टेंट। रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह है। ठीक है, तो ये इसको आपको इंपॉर्टेंट बना लेना। कह रहा विटामिन क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। ठीक है, तथा ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये 100% समझ लीजिए ध्यान से। ठीक, 100% आपके पेपर में आने वाला है। उसके बाद देखिए जरा ध्यान से, कह रहा प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बनाइए। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बनाइए। ठीक, जो आपको कुछ इस तरीके से बनाने को मिलती है। ठीक है, द्वितीयक संरचना में आपको कुछ इस तरीके से बनाने को आता है। ठीक, तो ऐसे आपको ये सीख करके जाना है कि कहाँ पर क्या यहाँ पे बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। ठीक, G से, C से, T से। ठीक है, गायमीन, साइटोसिन और इस तरीके के जो आपको बॉन्ड बनाने पड़ेंगे ना, गुआनिन हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा। ठीक, तो इन सब के जो बॉन्ड बनाने पड़ते हैं ना, वो आपको अच्छे से सीख करके जाना कहाँ कौन सा बॉन्ड बनता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है, DNA तथा RNA में अंतर। ठीक, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, DNA तथा RNA में अंतर। ठीक, इसलिए आपको ये बहुत अच्छी तरीके से सीख करके जाना है। ठीक है।